आज हम लोग इंडियाज़ एंशिएंट पास्ट भाई आर एस शर्मा की किताब को पढ़ेंगे, जो कि यूपीएससी एग्जामिनेशन या फिर किसी भी एग्जामिनेशन के लिए एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का सेक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला चैप्टर शुरू करते हैं, द सिग्निफिकेंस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। आखिर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या है? हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को पढ़ते ही क्यों हैं? तो इसके पीछे कई वजह हैं। ये हमें बताता है कि कैसे, कब और कहाँ लोगों ने सबसे पहले अपना शुरुआती कल्चर डेवलप किया, कैसे लोगों ने खेती करना शुरू किया, जानवरों को डोमेस्टिकेट करना, पालना शुरू किया, एनिमल हस्बेंड्री, स्टॉक रेजिंग करना शुरू किया, कब लोगों ने नोमैडिक लाइफ से एक सेटल्ड और सुरक्षित ज़िंदगी को जीना शुरू किया। ये इस चीज़ को भी दिखाता है, बतलाता है कि कैसे एंशिएंट इंडियंस ने नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्कवर किया और यूज किया, कैसे ज़िंदगी को जीने के लिए, सर्वाइवल के लिए, लाइवलीहुड के लिए अलग अलग साधन डेवलप किए। तो इससे हमको एक आइडिया मिल जाता है कि एंशिएंट लोग रोटी, कपड़ा और मकान, फूड, शेल्टर, क्लॉथ और ट्रांसपोर्टेशन के लिए अरेंजमेंट कैसे किया, लोगों ने खेती करना कैसे सीखा, स्पिनिंग, वीविंग, बुनाई का काम, मेटल वर्किंग का काम कैसे सीखा, कैसे एंशिएंट इंडियंस ने जंगलों को काटा, गांव बसाए, शहर बसाए और अंत में एक बहुत बड़ा स्टेट, एक बहुत बड़ा किंगडम को डेवलप किया। ऐसा कहा जाता है कि जब तक लोगों को लिखना पढ़ना नहीं आता, तब तक लोग सिविलाइज्ड नहीं होते, सभ्य नहीं होते। राइटिंग के अलग अलग फॉर्म्स आज इंडिया में मौजूद हैं और ये सभी के सभी एंशिएंट स्क्रिप्ट से लिए गए हैं और ये चीज़ भाषा पे भी अप्लाई होता है। आज हम लोग कई भाषाएं बोलते हैं। इंडिया को लैंड ऑफ सेवरल कल्चर, रिलीजन, रीजन के रूप में देखा जाता है। जो भाषा आज हम बोलते हैं उसकी जड़ें एंशिएंट टाइम में हैं और वो कई पीढ़ियों से, कई सदियों से डेवलप होता आ रहा है। तो जो एंशिएंट स्क्रिप्ट है, एंशिएंट लैंग्वेज है, उसी से आज की लिखावट, आज की भाषा डेवलप हुई है और कई सदियों से हर एक चीज़ में इवोल्यूशन होता है, डेवलपमेंट होता है और वो एंशिएंट स्क्रिप्ट में भी हुआ और लैंग्वेज में भी हुआ। यूनिटी इन डाइवर्सिटी। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री काफ़ी दिलचस्प है क्योंकि अर्ली इंडिया में कई रेस, कई ट्राइब और कई कल्चर के लोग आकर मिले। प्री आर्यंस यानी आर्यन से पहले के, इंडो आर्यन, ग्रीक, सिंथियन, हुन, तुर्क और कई लोगों ने इंडिया को अपना घर बनाया। कुछ लोग इंडिया के थे तो बहुत से लोग सेंट्रल एशिया से इंडिया आए। हर इथनिक ग्रुप ने, हर ट्राइब ने इंडियन सोशल सिस्टम, कला, साहित्य और आर्किटेक्चर के इवोल्यूशन में अपना अपना योगदान दिया है। ये सारे लोग और उनके कल्चरल ट्रेट यानी संस्कृति की पहचान एक दूसरे के साथ इतने मिक्स कर चुके हैं कि आज के समय पे किसी भी कल्चर को, किसी भी व्यक्ति को या फिर किसी भी ट्राइब के लोगों को उनके ओरिजिनल फॉर्म में आइडेंटिफाई कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। यानी इंडिया एक ऐसी भूमि है जहाँ पे अलग अलग रेस और अलग अलग ट्राइब के लोग आकर मिल गए और इंडिया को ही अपना घर बना लिया। एंशिएंट इंडियन कल्चर का एक काफ़ी खास विशेषता ये है कि नॉर्थ और साउथ, ईस्ट और वेस्ट के जो भी कल्चरल एलिमेंट्स थे, सांस्कृतिक तत्व और सांस्कृतिक विशेषताएं हैं, वो एक दूसरे के साथ घुल मिल गई, इंटरमिक्स कर गई। आर्यन एलिमेंट्स, आर्यन कल्चर को वैदिक कल्चर या पुरानी कल्चर के बराबर देखकर समझा जाता है। वहीं आर्यन से पहले यानी आर्यन के आने के पहले के कल्चर को द्रविडियन कल्चर या फिर तमिल कल्चर के साथ जोड़कर देखा जाता है। हालांकि बहुत से
मुंडा, द्रविड़ियन और दूसरे नॉन सांस्कृतिक शब्द वैदिक टेक्स्ट में देखने को मिलते हैं। बात की जाए वैदिक टेक्स्ट की, तो वैदिक टेक्स्ट को 1500 से 500 बीसी के बीच लिखा गया। ये इस चीज़ को दिखाता है कि बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूशंस, विचार, बस्तियाँ जो कि पेनिनसुलर इंडिया या नॉन वैदिक इंडिया के साथ जुड़ा हुआ है, वो हमें मुंडा द्रविड़ियन भाषा में देखने को मिलता है। तो आर्यन के आने से पहले इंडिया में लोग क्या भाषा बोला करते थे? तो मुख्य तौर से ये कहा जाता था कि साउथ इंडिया और ईस्ट इंडिया में रहने वाले लोग द्रविड़ियन और मुंडा भाषा बोला करते थे। वैदिक टर्म यानी कि सांस्कृतिक टर्म, नॉन वैदिक यानी कि नॉन सांस्कृतिक। बहुत से पाली और संस्कृत शब्द जो कि गैंगेटिक प्लेन में डेवलप हुए हैं, वो हमें संगम लिटरेचर में भी देखने को मिलते हैं। संगम लिटरेचर तमिल लिटरेचर का सबसे पुराना टेक्स्ट है, जिसे 300 बीसी से 600 एडी के बीच में लिखा गया। ये जो पूरा ईस्टर्न रीजन है, इंडिया का जो ईस्टर्न रीजन है, जैसे कि बंगाल, झारखंड, बिहार का इलाका, तो यहाँ पे प्री आर्यन ट्राइब्स रहा करते थे और उन्होंने भी अपना योगदान दिया। ईस्ट इंडिया में रहने वाले लोग मुंडा भाषा और कोलाइरियन लैंग्वेज को बोला करते थे। कॉटन, नेविगेशन, डिगिंग स्टिक के लिए कई शब्द जो इंडो आर्यन भाषा में इस्तेमाल किए गए हैं, उसका ओरिजिन मुंडा लैंग्वेज में है। यानी एक रीजन की लैंग्वेज का दूसरे रीजन की लैंग्वेज पे इन्फ्लुएंस पड़ा। हालांकि आज भी छोटा नागपुर प्लेट्यू में कई मुंडा इलाके हैं, लेकिन इंडो आर्यन कल्चर में मुंडा कल्चर के अवशेष आज भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। कई द्रविड़ियन शब्द इंडो आर्यन भाषा में देखने को मिलते हैं। ऐसा पाया गया है कि वैदिक भाषा की ध्वनि और वोकैबुलरी, वैदिक लैंग्वेज की फोनेटिक्स और वोकैबुलरी को द्रविड़ियन इन्फ्लुएंस और मुंडा इन्फ्लुएंस के आधार पे हम समझ सकते हैं या समझा सकते हैं। यानी जो वैदिक भाषा है, वैदिक लैंग्वेज के ऊपर साउथ इंडिया का द्रविड़ियन लैंग्वेज और ईस्ट इंडिया का मुंडा लैंग्वेज दोनों का ही इन्फ्लुएंस पड़ा। एंशियंट टाइम से इंडिया को कई धर्मों की भूमि माना जाता है। एंशियंट इंडिया में हिंदुइज़्म, ब्राह्मणिज्म, जैनिज़्म और बुद्धिज़्म का ओरिजिन हुआ, ग्रोथ हुआ, और ये सारे कल्चर और ये सारे धर्म के विचार, प्रिंसिपल्स, डॉक्ट्रिन्स और लोग एक दूसरे के साथ काफ़ी घुल मिल गए, काफ़ी इंटरेक्शन हुआ। हालांकि इंडियंस अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग धर्म और फेथ को फॉलो करते हैं, अलग अलग रिलीजियस और सोशल कस्टम्स को मनाते हैं, लेकिन इंडियंस जिस तरीके से ज़िंदगी को जीते हैं, यानी स्टाइल ऑफ लाइफ, लिविंग स्टैंडर्ड, उसमें कुछ न कुछ चीज़ें कॉमन देखने को मिलती हैं। हमारा देश काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स है, लेकिन इसके बावजूद एंशियंट टाइम से ही एक काफ़ी बेसिक और अंडरलाइंग फीचर जो देखने को मिलती है, वो है यूनिटी। यानी डाइवर्सिटी होने के बावजूद हमारा देश काफ़ी ज़्यादा यूनाइटेड है, काफ़ी ज़्यादा घुला मिला है, क्योंकि यहाँ पे न केवल अलग अलग कल्चर, रिलीजन और लैंग्वेज के लोग आकर मिले, बल्कि वो कॉन्टीन्यूसली एक साथ रहते रहें। एंशियंट इंडियन ने हमेशा से ही यूनिटी को पाने की कोशिश करी है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट ज्योग्राफिकली काफ़ी वेल डिफाइंड है। नॉर्थ में हिमालय से लेकर साउथ में इंडियन ओशियन तक, और वेस्ट में हिंदू कुश माउंटेन से लेकर ईस्ट में असम वैली तक। इस ज्योग्राफिकल यूनिटी के साथ साथ एंशियंट इंडिया कल्चरली भी काफ़ी ज़्यादा इंटीग्रेटेड था। हालांकि इंडिया के अंदर कई राज्य, भाषा, कल्चर और कम्युनिटी के लोग रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे कर लोगों ने टेरिटोरियल आइडेंटिटी को डेवलप कर लिया, क्षेत्रीय पहचान को डेवलप कर लिया, और जो टेरिटोरियल यूनिट है, उस टेरिटोरियल यूनिट को जनपद कहा जाता है। जन यानी लोग, पद यानी पैर, यानी
वो जगह जहाँ पे लोगों ने पैर रखा उसे जनपद कहते हैं, और जनपद का नाम वहाँ पे रहने वाली डोमिनेंट ट्राइब के नाम पे रखा जाता है। हालांकि पूरे देश को यानी इंडिया को आर्यवर्त के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इंडिया में जो डोमिनेंट कल्चरल कम्युनिटी रहती थी वो थे आर्यंस। आर्यावर्त ये जो शब्द है इसका इस्तेमाल मुख्य तौर से नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया को बतलाने के लिए और इंडिया का ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट तक फैले हुए इलाके को बतलाने के लिए आर्यवर्त शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। इंडिया के लिए और दूसरे शब्दों का भी इस्तेमाल होता रहा, जैसे कि भारतवर्ष यानी भारत ट्राइब की भूमि। भारत इस शब्द का इस्तेमाल परिवार और ट्राइब दोनों ही रूप में लिया जाता है, और इस शब्द का जिक्र ऋग्वेद और महाभारत दोनों में ही देखने को मिलता है। लेकिन भारतवर्ष नाम महाभारत और गुप्ता पीरियड के बाद जो संस्कृत टेक्स्ट लिखे गए उनमें भारतवर्ष शब्द का इस्तेमाल कई बार देखने को मिलता है। इस नाम को अर्थ के 9 डिवीजन्स में से एक इंडिया के लिए अप्लाई किया जाता है। यानी ये जो भारतवर्ष है, भारतवर्ष का मतलब भारत ट्राइब की भूमि, जहाँ पे भारत ट्राइब के लोग रहा करते हैं, और अर्थ के 9 डिवीजन्स हैं। 9 डिवीजन्स में से एक डिवीजन है भारत या भारतवर्ष। और पोस्ट गुप्ता पीरियड में इसे इंडिया को बतलाने के लिए इस्तेमाल किया गया। भारतीय शब्द यानी इंडिया के निवासी, इंडिया में रहने वाले लोग, तो भारतीय शब्द का इस्तेमाल सबसे पहली बार पोस्ट गुप्ता टेक्स्ट में देखने को मिलता है। ईरानी इंस्क्रिप्शन हिंदू शब्द के ओरिजिन के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हिंदू शब्द का इस्तेमाल 5th 6th सेंचुरी BC के इंस्क्रिप्शन में देखने को मिलता है। हिंदू शब्द संस्कृत शब्द सिंधु से लिया गया है। सिंधु नदी जो कि इंडिया के नॉर्थ वेस्ट इलाके में बहती है। लिंग्विस्टिकली जो ईरानी लोग थे, ईरानी लोग एस को एच कहकर बुलाते थे, एस को एच प्रोनाउंस करते थे, इसी वजह से सिंधु हिंदू बन गया। तो इस तरीके से हिंदू शब्द का ओरिजिन हुआ। तो हिंदू का ओरिजिन ईरानी है। ईरानी इंस्क्रिप्शन सबसे पहली बार हिंदू शब्द का जिक्र करते हैं, और उस समय हिंदू शब्द का जिक्र किसी धर्म या किसी कम्युनिटी को बतलाने के लिए नहीं, बल्कि एक टेरिटोरियल यूनिट को बतलाने के लिए, इलाके को बतलाने के लिए, इंडस रीजन में एक डिस्ट्रिक्ट, एक इलाके को बतलाने के लिए हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया गया था। तो जो हिंदू टर्म है इसका इस्तेमाल सबसे पहली बार टेरिटोरियल यूनिट को बतलाने के लिए किया गया, ना कि धर्म या कम्युनिटी को बतलाने के लिए।